स्टूडेंट्स, चलिए हमने आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। तो और वो चैप्टर का नाम है फंक्शन। ये वैसे देखा जाए तो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, अलजेब्रा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 11th स्टैंडर्ड में कुछ मैथमेटिक्स के चैप्टर्स भी है जो हमें पढ़ने चाहिए, जिसकी वजह से हम फर्दर स्टैटिस्टिकल स्टडी प्रॉपरली कर सके, जिसमें एज अ टूल ये सब टॉपिक आपको यूज़ करने होंगे आगे जाके। तो वो कंसिडरेशन में रखते हुए 3 चैप्टर यहाँ पर मैथमेटिक्स के रखे हुए हैं, जिसमें एक परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन का एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 8 फंक्शन है जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसके बाद वाला एक चैप्टर नंबर 9 जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर कि फंक्शन, ये फंक्शन है क्या, इसको हमें कैसे समझना है। तो मैं बोलूँ कि फंक्शन को समझने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कशन कर लेते हैं। फंक्शन तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन हम बैकग्राउंड से शुरू करें तो ज़्यादा इफेक्टिवली और ऑथेंटिकेट वे से हम उसको समझ पाएंगे। तो बैकग्राउंड में क्या समझना है, फंक्शन को समझने से पहले थोड़ा बहुत बैकग्राउंड डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद हम ये टॉपिक पे आने वाले हैं। ठीक है, बैकग्राउंड डिस्कशन में सबसे पहले हम समझेंगे एक टर्म जिसका नाम है सेट। सेट का मतलब क्या है? देखो, शायद आप लोगों ने पहले मतलब मैथमेटिक्स में अप टू 10th कहीं पर सेट थियरी पढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि सेट थियरी आपने ना भी पढ़ी हो, तो उसके लिए मुझे ये सेट का एक बैकग्राउंड देना बहुत ज़रूरी है। समझते हैं कि सेट क्या है। तो समझो कि सेट के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। Set is a collection of well defined distinct object। मतलब हम कई सारे ऑब्जेक्ट होंगे, उसका एक कलेक्शन कर देंगे, लेकिन वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। मतलब कौन सा कलेक्शन कौन सा सेट का पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए। इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। सपोज मैं ऐसा बोलूं कि सेट ऑफ वोवेल्स, तो वोवेल्स वेल डिफाइन है। कौन से हैं? तो ए, ई, आई, ओ एंड यू। अब ये जो सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेट ऑफ वोवेल्स, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये वेल डिफाइंड है। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भाई वोवेल्स में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये सभी वोवेल्स का जो कलेक्शन है, सपोज मैं इसको इस तरीके से ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिख दूं और उसका नाम दे दूं कि ये भाई सेट ए है, या वोवेल्स है तो सेट वी, ऐसा नाम दे दूं, तो इसको हम बोलेंगे सेट। सेट मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, वो सभी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, और वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। मतलब सेम ऑब्जेक्ट दूसरी बार रिपीट नहीं होगा, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग है। ए ई ऐसा 2 बार नहीं लिखेंगे या 3 बार भी नहीं लिखेंगे, एक ही बार आएगा। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, जिसका नाम है सेट। सर वेल डिफाइन ही होंगे ना। जैसे मैं बोलूं कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड इन पर्टिकुलर बैच,
तो इसका ये मतलब है कि पर्टिकुलर बैच के 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का जो कलेक्शन है वो हो गया आपका सेट। तो वेल डिफाइन है, कंफ्यूजन नहीं है कि किसको मुझे ये सेट में रखना है, किसको नहीं रखना है। ठीक है, यदि मैं ऐसा बोलूं कि अब कंफ्यूजन यहां से हो सकता है कि वेल डिफाइन मतलब क्या हुआ, ऐसा कभी हो सकता है जो वेल डिफाइन ना हो? हाँ, हो सकता है। जैसे कि मैं बोलूं कि सेट ऑफ गुड क्रिकेटर्स। अब गुड क्रिकेटर्स मतलब कौन से क्रिकेटर्स, इसमें कौन आएंगे? मेरे हिसाब से मैं गुड क्रिकेटर 10 जो लिख रहा हूं, हो सकता है आपके हिसाब से कोई और अलग हो, किसी और के हिसाब से कोई 10 अलग हो, कुछ कॉमन हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। इसका मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसमें कोई भी नाम ले सकते हैं अपने। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं जिसको गुड क्रिकेटर मानता हूं, हो सकता है किसी और उसको वो गुड क्रिकेटर के लिस्ट में ना रखे और किसी और को रखे। तो वेल डिफाइंड इतना जैसे ये वोवेल्स है उतना वो वेल डिफाइंड नहीं है। हाँ, मैं ऐसा बोलूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में जो भी बैट्समैन ने 10,000 से ज्यादा रन किए हैं उनका, तो वो वेल डिफाइंड हो गया कि भाई यही क्रिकेटर्स है या यही बैट्समैन है, तो वो वेल डिफाइंड माना जाएगा। वेल डिफाइंड के लिए ऐसा डिफिनेशन होना चाहिए कि किसको सेट में इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना है, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो और ये पर्सन टू पर्सन ये चेंज भी ना हो, मतलब ये सबके लिए इक्वल ही हो, एक ही हो, तो हम उसको बोलेंगे वेल डिफाइंड। और डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग होने चाहिए। तो सेट का सीधा सा मतलब है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो पैटर्न हैं। जैसे ये एलिमेंट्स जो है, सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स जो है वो हम स्मॉल लेटर से, जनरली स्मॉल लेटर से हम प्रेजेंट करेंगे, लेकिन पूरा कलेक्शन जिसको मैं सेट बोल रहा हूं, जो सेट का नाम है, ठीक है, उसको सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। मतलब सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट वी, इस तरीके से कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एक ये चीज हुई। सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है उसको एलिमेंट्स बोलेंगे और सेट मतलब पूरे कलेक्शन को सेट बोलेंगे और सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे लेकिन एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। ये जनरल पैटर्न है। दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूं, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमारे पास दो ट्रिक काम करती है। जैसे एक ट्रिक है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में आप सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो इंडिविजुअली प्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां मैं सेट ए में लिखूं कि ए बी सी, या फिर सेट बी में हम ऐसा लिखें कि 1 2 3 4 5। तो ऐसे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली प्रेजेंट करते हैं तो वो रोस्टर मेथड बना जाएगा। दूसरी एक मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे सेट बी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि सेट बी एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट इन सेट ए, लेकिन एक्स क्या है? तो आप बोलोगे कि एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5, एक्स बिलोंग टू एन। एन मतलब नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जो 5 या 5 से कम है। तो आपको मालूम है नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 5 या 5 से कम मतलब 1 2 3 4 5। यही चीज मैंने ये पैटर्न में लिखी है। इसको मैं एक्सपांड करूं तो यही चीज होगी, लेकिन इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो समझ के चलिए भाई कि सेट को हम रोस्टर मेथड से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कभी कंपलसरीली, जैसे इसको मैं रोस्टर मेथड से ही प्रेजेंट कर पाऊंगा, कभी कभी ऐसा होगा कि मुझे कंपलसरीली सेट बिल्डर फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा। सपोज 1 2 3 4 5 अप टू 100 है, तो बेटर है कि मैं 100 तक का एलिमेंट लिखूं, उससे बेटर है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दूं। तो सिचुएशन के हिसाब से उसको प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको किसी एक पैटर्न से ही उसको प्रेजेंट करना है। कौन सी पैटर्न
वो सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड होता है। और कभी कभी दोनों पैटर्न से यदि आप एक्सप्रेस कर सकते हो तो दोनों पैटर्न से एक्सप्रेस करने के लिए भी वैसे चॉइस मिल जाती है। ठीक है, तो सेट के बारे में काफी कुछ समझ लिया। सेट का मीनिंग क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और सेट को डिनोट कैसे किया जाता है, और सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है जिसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं उनको कैसे डिनोट करते हैं, ये सब चीजें हमने समझ ली। तो बैकग्राउंड डिस्कशन का एक पॉइंट जिसको हम बोलते हैं सेट, वो कवर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। सेट के बाद एक और पॉइंट मैं ले लूं तो इसी का दूसरा पॉइंट है, सेट का ही हम एक्सटेंशन कर रहे हैं और उसका नाम है एम्प्टी सेट। ये पता होना चाहिए। एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं है, उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, या कोई लोग उसको बोलते हैं नल सेट। तो एम्प्टी सेट बोलो या नल सेट बोलो, एक ही चीज है। मान लीजिए कि सेट ए नल सेट है, तो सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे, ये नल सेट है। या आप उसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट जिसमें कुछ भी ना हो, या आप उसको ऐसे फाई, एक नोटेशन है, एक सिंबल है जिससे नल सेट को प्रेजेंट किया जाता है। नल सेट का सीधा मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। क्या सर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये सेट में 0 लिख दे तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये नल सेट माना जाएगा? नहीं, ये नल सेट नहीं होगा। यहाँ 0 वैल्यू के तौर पे नहीं है, यहाँ 0 जो है वो एलिमेंट के तौर पे है। इसका मतलब ये सेट में एक एलिमेंट है और वो भी 0, तो इसको भी मैं नल सेट नहीं कहूँगा। इतना ही नहीं, एक नल सेट में सपोज हम ऐसे 5 लिख दे तो क्या वो नल सेट होगा? तो भी वो नल सेट नहीं होगा। या तो आप सिर्फ 5 लिखो या सिर्फ ऐसा ब्रैकेट लिखो जिसमें कुछ भी ना हो, लेकिन ब्रैकेट के अंदर आपने 5 लिख दिया तो ये सेट के अंदर नल सेट एक सेट बन जाएगा, एक एलिमेंट बन जाएगा। इसका ये मतलब है कि नल सेट मतलब प्योर सेंस में ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। अब ये जो सेट है उसका एक और पॉइंट मैं साइड बाय साइड बोल दूं तो ये था कि मान लीजिए कि किसी सेट में, जैसे सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो उसको बोलते हैं n ऑफ a इक्वल्स टू 3। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज 3। मान लीजिए सेट B में 1 2 3 4 5 इतने एलिमेंट थे, तो n ऑफ B हम बोलेंगे 5। क्यों? क्योंकि n ऑफ B मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज 5। इसको कार्डिनल नंबर इन सेट या कार्डिनलिटी ऑफ द सेट भी बोल सकते हैं। तो n ऑफ A, n ऑफ B, तो इसका ये मतलब है कि यदि कोई सेट एम्प्टी सेट है तो n ऑफ C क्या होगा? आप बोलोगे 0, क्योंकि एम्प्टी सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। n ऑफ C यहां पर हो जाएगा 0, तो C हमारा एम्प्टी सेट या नल सेट है, ऐसा मान लेंगे। यदि सेट एम्प्टी नहीं है, मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट भी है, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट का सीधा मतलब है कि एम्प्टी सेट ना हो, ऐसे सभी सेट को हम नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो ये तो सिंपल सा मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनलिटी ऑफ द एलिमेंट्स 0 नहीं होनी चाहिए, तो वो नॉन एम्प्टी सेट माना जाएगा। इसमें एक एडिशनल पॉइंट मैं बता दूं कि यदि किसी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मान लीजिए सेट डी में एक एलिमेंट है सी, तो एक ही एलिमेंट है तो ये नॉन एम्प्टी सेट तो होगा, लेकिन इसका भी नाम है कि भाई n ऑफ डी सिर्फ 1 है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब सिंगल एलिमेंट वाला जो सेट है उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे।
तो सेट के बारे में जो कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं पूरी तो यहाँ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो ज़रूरी है वो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि सेट का मतलब क्या है। सेट मतलब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन सेट, जिसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। Set can be represented by roster method or set builder form. A number of elements contained in set A is known as cardinality of set या cardinal number of set, और number of elements contained in set n of A या n of B या n of C, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। यदि किसी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे या नल सेट बोलेंगे। नोटेशन है उसका 5। यदि किसी सेट में एक एलिमेंट है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज 1, तो आप उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। अ सेट कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट इज सिंगलटन सेट। और यदि सेट सिंगलटन हो या उससे ज्यादा एलिमेंट वाला सेट हो, इसका मतलब सेट में एम्प्टी सेट नहीं है, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन एम्प्टी सेट। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया है। अभी सेट के ऑपरेशंस जो है वो कई सारे ऑपरेशंस है, लेकिन हमें अभी मुझे आपको जो समझाना है उसके लिए बोले तो एक ऑपरेशन मैं आपको समझाऊं तो वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ये क्या है सर? मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, दो नॉन एम्प्टी सेट है। सेट ए है मान लीजिए 1 2 3 एंड सेट बी है ए एंड बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए को हम बोलेंगे सेट ए एंड सेट बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो ए क्रॉस बी, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ए क्रॉस बी मतलब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन ही है अल्टीमेटली, लेकिन सेट के सेंस में मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पैटर्न से काम करेगा। ए क्रॉस बी का मतलब है हम ऑर्डर्ड पेयर लेंगे ए और बी की, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए का ही होगा और सेकेंड एलिमेंट हमेशा बी का होगा। तो सेट ए का पहला एलिमेंट, मतलब मैं पहले इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 2 3 क्रॉस ए बी, ये ए क्रॉस बी को मैंने फिर से लिखा हुआ है। अब 1 का पेयरिंग करेंगे एक बार ए के साथ एक बार बी के साथ, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया 1A 1B। ऐसा ही 2 के साथ ए और 2 के साथ बी, तो ये होगा 2A 2B। ऐसा ही 3 के साथ ए और 3 के साथ बी, तो पेयर बनेगी 3A 3B। और ये जो पेयर का सेट बना ए, उसको बोलेंगे ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। तो बहुत ही सिंपल है, ए क्रॉस बी मतलब ए और बी के जो एलिमेंट्स है उनकी पेयर हमें बनानी है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि ए क्रॉस बी है तो पहले ए का एलिमेंट और बाद में बी का एलिमेंट। यदि बी क्रॉस ए होता यदि बी क्रॉस ए होता तो पहले एलिमेंट बी के होते और बाद में ए का एलिमेंट आएगा। सपोज मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये ऑर्डर पेयर इस तरीके से काम करेंगी, A1 A2 A3, सेम वे B1 B2 B3। तो ये B क्रॉस A है। A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम नहीं है, याद रखिए, क्योंकि A क्रॉस B जो है वो 1A 1B 2A 2B सा है, जबकि B क्रॉस है A1 A2। ऑर्डर्ड पेयर है, इसका मतलब ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। यहां आप बोल सकते हो कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। यदि यही चीज A क्रॉस B को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मुझे पेयर ए बी की चाहिए, जिसमें ए या एक्स वाई लिखूं, चलो कंफ्यूजन हो तो एक्स वाई, पहला एक्स है दूसरा वाई है,
जिसमें बोल सकता हूँ कि x इज बिलोंगिंग टू A, बिलोंगिंग टू इसको बोलते हैं x इज बिलोंगिंग टू A, मतलब सेट A के एलिमेंट है और y जो है वो हमेशा सेट B का एलिमेंट होगा। तो इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर बोलूंगा क्योंकि x y ऑर्डर्ड पेयर है। इसके बजाय B क्रॉस A यदि मुझे लिखना है, B क्रॉस A, तो मैं यहां पर लिखूंगा yx, मतलब पहले y और बाद में x, जिसमें x जो है वो A का एलिमेंट है और y जो है वो B का एलिमेंट है। तो ऐसी ऑर्डर्ड पेयर को मैं B क्रॉस A बोलूंगा। यहाँ ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने हैं, यदि इसको मैं चेक करूं तो n ऑफ A क्रॉस B कितने, 1 2 3 4 5 6, और n ऑफ B क्रॉस A कितना है, तो वो भी देखो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होंगे, लेकिन n ऑफ A क्रॉस B विल बी इक्वल टू n ऑफ B क्रॉस A। और इसका सीधा मतलब ये है कि n ऑफ A में 3 एलिमेंट है और n ऑफ B में 2 एलिमेंट है, तो 3 इंटू 2 पेयर बनेगी 6। यहाँ B में 2 एलिमेंट है और A में 3 है, 2 इंटू 3 करेंगे तो भी वो 6 होगा। तो इसका मतलब n ऑफ A क्रॉस B और n ऑफ B क्रॉस A इक्वल हो सकते हैं, मतलब कार्डिनलिटी इक्वल हो सकती है, लेकिन सेम सेट नहीं है, तो वो सेट्स इक्वल नहीं है। हाँ, लेकिन वो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब है जिसकी कार्डिनलिटी सेम हो वो इक्विवेलेंट है, और यदि वो सेट के एलिमेंट्स भी सेम हो तो वो इक्वल सेट माना जाएगा। तो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A इक्वल नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट है, मतलब कि n ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू n ऑफ B क्रॉस A। ये इसका मीनिंग निकल के आता है। अब बैकग्राउंड डिस्कशन में सर ये क्यों पढ़ाया, उसका लॉजिक मैं आपको बता दूं कि भाई सपोज मैं A क्रॉस B से ही काम करने वाला हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही यूज मैं कर रहा हूं, और A क्रॉस B को मैं इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता हूं, जिसको बोलते हैं हम एरो डायग्राम। सेट A में है 1 2 3 और सेट B में है AB। A क्रॉस B मुझे चाहिए तो इस तरीके से कनेक्शन होगा 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B। ये जो मैंने पेयरिंग किया या कनेक्शन किया, 1 का कनेक्शन A के साथ, 1 का कनेक्शन B के साथ, ऐसा ही 2A 2B, ऐसा ही 3A 3B, इसी को मैं बोल रहा हूं कि यही A क्रॉस B है। देखो 1A 1B, 1A 1B, 2A 2B, 2A 2B एंड 3A 3B, 3A 3B। यही A क्रॉस B को मैंने ये एरो डायग्राम में प्रेजेंट किया है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये जो एरो डायग्राम में प्रेजेंट किया है या इस तरीके से प्रेजेंट करो, मैटर एक ही है। पॉइंट यही है कि सेट A के एलिमेंट्स का कनेक्शन या पेयरिंग में सेट B के एलिमेंट के साथ कर रहा हूं, और जितनी पॉसिबल पेयर है वो सब पॉसिबल पेयर को मैं A क्रॉस B बोलता हूं। यदि A क्रॉस B का कोई भी सबसेट ले लो, कोई भी सबसेट, मतलब सबसेट मतलब इन्हीं में से किसी एलिमेंट्स को लेके मैं एक दूसरा सेट बना दूं तो उसको बोलते हैं सबसेट। मतलब ऐसा सेट जिसके सभी एलिमेंट A क्रॉस B में है तो वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। तो सपोज मैं 1A 1B और 2A ये तीन को ले लेता हूं, 1A 1B एंड 2A, और इसका एक नया सेट बना दिया, तो इन्हीं में से कोई एलिमेंट्स को लेकर सेट बनाया है तो ये इसका सबसेट होगा। किसका? A क्रॉस B का। ऐसे कितने सबसेट बना सकते? बहुत सबसेट बना सकते हैं। मतलब देखा जाए तो ये सब इंडिविजुअली एक एक सेट के भी बना सकते हैं, दो दो सेट के भी बना सकते हैं, तीन तीन के भी बना सकते हैं, और सभी के बना सकते हैं।
जितने पॉसिबल सबसेट है वो सभी सबसेट हम डिजाइन कर सकते हैं। रूल ये है कि जितने एलिमेंट्स हो, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है तो 2⁶ जितने सबसेट बन सकते हैं, जिसमें नल सेट भी सबसेट है और सेट इटसेल्फ भी सबसेट है। तो अब रूल ये है कि इसके पॉसिबल जितने भी सबसेट है, जैसे 2⁶ सबसेट है, वो सभी सबसेट अल्टीमेटली ए से बी के रिलेशन को ही प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ए के एलिमेंट्स का बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जो कनेक्शन है, जो पेयरिंग है, उसी को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेशन, अल्टीमेटली इट इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। और ऐसे कई सारे रिलेशन पॉसिबल है, और इसका कितने भी सबसेट निकालो तो टोटल 2⁶ रिलेशंस पॉसिबल है। तो एनी रिलेशन मतलब एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको हम बोलते हैं रिलेशन। तो ये भी रिलेशन है, 1a 1b 2a 2b, ये सभी रिलेशन है किसके? सेट ए के एलिमेंट के सेट बी के एलिमेंट के साथ ये रिलेशन है। और यदि ऐसे रिलेशंस मतलब ऐसे कई सारे रिलेशंस डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि 2⁶ रिलेशंस हम डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन इतने सभी रिलेशंस में से कुछ रिलेशंस फंक्शन है, कुछ फंक्शन नहीं है। इसका मतलब सर, इसका मतलब है कि जितने पॉसिबल रिलेशन है उनमें से यदि कुछ एडिशनल कंडीशंस जो भी अभी मैंने बताई नहीं है लेकिन वो सेटिस्फाई कर देंगे तो ऐसे रिलेशन फंक्शन बन जाएंगे। इसका यह मतलब हुआ कि सभी रिलेशन फंक्शन नहीं है। यदि कुछ रिलेशन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर ले, या जो भी रिलेशन, ये जितने पॉसिबल रिलेशन में से उनमें से जो भी रिलेशन कुछ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर ले तो वो रिलेशन बन जाएंगे फंक्शन। तो रिलेशन क्या है वो मैंने इसलिए पहले बताया कि सभी रिलेशन फंक्शन नहीं है, लेकिन कुछ रिलेशन फंक्शन है। तो एक जनरल स्टेटमेंट तो आपको पता चल ही जाएगा। इसका यह मतलब है कि ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन बट ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, क्योंकि वही रिलेशन फंक्शन बन रहे हैं जो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। मतलब रिलेशन तो होने ही चाहिए, बाद में कुछ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो फंक्शन बनेंगे। मतलब ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। मतलब दोज रिलेशन हु डू नॉट सेटिस्फाई सम एडिशनल कंडीशन विल नॉट बिकम फंक्शन। लेकिन जो फंक्शन बन गए हैं वो ओरिजिनली रिलेशन तो थे ही। तो हमें पढ़ना तो फंक्शन है। इसका मतलब रिलेशन यदि समझ में आ गया है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो वो रिलेशन फंक्शन बनेंगे, वही हमें समझना है। और वो कंडीशंस कौन सी है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का जो डिस्कशन है इसका टोटल कंक्लूजन या क्रक्स देखा जाए तो यही है कि हमें बैकग्राउंड पहले समझना था, जिसमें हमने समराइज करूँ तो सेट का मीनिंग समझा, सेट का मतलब क्या है वो समझा, सेट के साथ साथ सेट को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, सेट के एलिमेंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है, और उसके साथ साथ आपने सेट को रिप्रेजेंट करने की जो मेथड्स है जिसको रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं वो क्या है वो समझा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेट में उसको कार्डिनलिटी या एन ऑफ ए या एन ऑफ बी ऐसे हम प्रेजेंट करते हैं, उसको कार्डिनल नंबर ऑफ सेट भी बोलते हैं। उसके बाद कोई स्पेशल सेट पढ़ना था जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट, वो दोनों हमने समझे। एम्प्टी सेट और नल सेट एक ही चीज है, और नॉन एम्प्टी सेट मतलब जो एम्प्टी सेट नहीं है वो। और उसमें यदि नॉन एम्प्टी सेट में ऐसा कोई सेट है जिसका एक ही एलिमेंट है तो उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। फिर सेट के ऑपरेशंस हमें समझने थे, तो ऑपरेशंस में हमने एक ही ऑपरेशन पढ़ा और वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और बी का निकालो तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए हो सकता है। सपोज मुझे ए टू बी रिलेशन चाहिए तो मैं ए क्रॉस बी का सबसेट कंसीडर करूंगा, बी टू ए रिलेशन चाहिए तो बी क्रॉस ए के सबसेट को रिप्रेजेंट करूंगा। अच्छा, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए या रिलेशन
या उसका कोई भी रिलेशन मतलब ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट को प्रेजेंट करना हो तो हम एरो डायग्राम से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और कुछ रिलेशंस जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे एडिशनल तो वो फंक्शन बन जाएंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस बट ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस। अब ये फंक्शन जो रिलेशन बन रहे हैं ये रिलेशन जो फंक्शन बन रहे हैं उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और वो कंडीशन क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। चलिए तो पूरा लेक्चर का समरी हो गया, यहाँ मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।